दोस्तों, ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है कि जिसने कितने मासूम बच्चों को सेक्सुअली असॉल्ट करता था और उन्हें इतनी बेरहमी से मारा गया कि ये सब बातें जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी जरूरी है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर की है। कहानी की शुरुआत में हम एक वीर नाम के आदमी को देखते हैं जो एक स्पोर्ट्स एकेडमी चलाता है। वो बच्चों को गेम्स की ट्रेनिंग देता है। वो ग्राउंड में बच्चों को स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दे रहा था। तभी वहाँ पर उसका एक ऑफिसर दोस्त आता है। वो काफी परेशान था क्योंकि शहर में बच्चों के गुम हो जाने की और मारे जाने की बहुत ज्यादा वारदात सामने आ रही थी और ये सब कौन कर रहा है बिल्कुल भी पता नहीं चल पा रहा था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दो बच्चे सांपों को रिलीज करने के लिए जंगल में जा रहे थे। जब वो वापस लौट रहे थे तो उन्हें जंगल में धुआं दिखाई देता है। वो उस धुएं को देखकर उसकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। वो पास जाकर देखते हैं तो जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं क्योंकि वहाँ पर दो बच्चों की बॉडी जल रही थी। और फिर वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस उन बच्चों से पूछताछ करती है। वो बताते हैं कि जब हम यहाँ से गुजरे थे तो हमें एक ब्लैक कलर की यूसीवी दिखी थी और जब हम यहाँ वापस आए तो ये सब हो गया था। उस बच्चे को उस गाड़ी का लास्ट का नंबर भी याद था। सभी जगह नाकाबंदी कर दी जाती है और फिर पुलिस को वही ब्लैक कलर की गाड़ी दिखाई देती है जिसका नंबर भी मैच कर रहा था। उसके अंदर बैठा आदमी उस गाड़ी को वहीं पर छोड़कर वो जंगल की तरफ भाग जाता है। पुलिस उसके पीछे जाती है लेकिन वो लोग उसे पकड़ नहीं पाते। पुलिस को एक फार्म हाउस के बारे में पता चलता है जहाँ वो काली एसयूवी अक्सर खड़ी रहती है। जब पुलिस उस फार्म हाउस के अंदर जाती है तो वहाँ पर एक अंडरग्राउंड कमरा मिलता है। उस कमरे का ढक्कन खोलते ही वहाँ से बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी। वो लोग वहाँ जाकर देखते हैं तो वहाँ पर एक बच्चा बंधा हुआ पड़ा था और वो भी जख्मी हालत में। और अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर सुनील अपने ही दोस्त वीर को गिरफ्तार कर लेते हैं। वो कहते हैं तुमने ही उन दो बच्चों का खून किया है और उनके कत्ल के इल्जाम में हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। सुनील वीर से पूछताछ करता है। पूछताछ के दौरान वीर कहता है कि तुमसे बेहतर मुझे भला कौन जानता है। तुम तो मेरे दोस्त हो, तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है कि मैं दिन भर बच्चों के साथ रहता हूँ और शाम को तुम्हारे साथ चाय पीता हूँ। और वो बताता है कि मैं उस दिन अपने चाचा से मिलने गया था। इसके अलावा भला मैं कहाँ जाता हूँ। और फिर ये केस एक वकील को दिया जाता है जिसका नाम था अमित। उसे ये प्रूफ करना था कि इन दो बच्चों का खून वीर ने ही किया है। और वही वीर की तरफ से एक सिद्धार्थ नाम का लॉयर हायर किया जाता है और उसे हायर किया था खुद सरकार ने। अब बच्चों को मारने वाला पकड़ा गया था। इस बात से मौजूदा सरकार बहुत ज्यादा खुश थी और दूसरी पार्टी के लोग उन्हें गलत साबित करने के लिए वकील सिद्धार्थ को हायर करते हैं ताकि वीर को बेगुनाह साबित किया जाए। और इस बारे में वीर को भी नहीं पता था। विरोधी पार्टी को मौजूदा सरकार को गलत दिखाना था और सिद्धार्थ को राज्यसभा में सीट चाहिए थी, इसलिए वो इस केस को लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब सिद्धार्थ वीर से मिलने जाता है और वो बताता है कि मैं आपका लॉयर हूँ और आपके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आप उस दिन अपने चाचा से मिलने गए थे। वीर कहता है कि आप मेरे लिए केस लड़ रहे हैं लेकिन मैं आपको अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं इतने पैसे नहीं लगा सकता। सिद्धार्थ कहता है कि आप मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन मुझे आपके लिए अफोर्ड कराया गया है और ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ आपके बाहर आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। जेल में दादा शाह नाम का एक गुंडा रहता था। वीर जब वहाँ पर खाना लेने जाता है तो वो उस गुंडे के कुछ लोग वीर को खाने के लिए सब कुछ नहीं देते। उसे चावल और एक अचार दे दिया जाता है। वीर फिर भी उनके साथ कोई बात नहीं करता और चुपचाप खाना खाने लग जाता है। और फिर वीर को अदालत में पेश किया जाता है। अमित कोर्ट में बताते हैं कि जिन दो बच्चों की लाश मिली थी उन बच्चों का नाम श्याम और श्यामला है। अदालत में उन दो बच्चों के माता पिता भी मौजूद थे जो अपने बच्चों के साथ हुई दरिंदगी का इंसाफ लेने आए थे। वो बताते हैं कि हमारे प्रदेश में 38 बच्चों को गायब कर लिया गया है। इन दो बच्चों की डेड बॉडीज आज जली पाई गई, इसलिए पुलिस इस केस को सॉल्व कर पाई और इस गुनहगार वीर को पकड़ा गया। और हाँ, मैं मानता हूँ कि मुलजिम हमारे समाज के इज्जतदार लोगों में से एक है और हम ये प्रूफ कर देंगे कि मुलजिम यही इंसान है। वहीं सिद्धार्थ कहता है कि 5 सालों में 38 बच्चों का खून हुआ लेकिन एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए सरकार
किसी को भी गुनहगार बनाकर लोगों की वाहवाही और श्रेय इकट्ठी करने की कोशिश की जा रही है। वीर ने अपने कितने साल इंडियन फोर्स के लिए कुर्बान कर दिए और अब बच्चों को सही राह दिखाने में लगे हुए हैं। ऐसे महान इंसान पर इतने घटिया इल्जाम मत लगाएं। और अब कटघरे में ऑफिसर सुनील को बुलाया जाता है। अमित उससे पूछते हैं कि आप बताइए मुलजिम तक आप कैसे पहुँचे। सुनील बताते हैं कि हमें काली एसयूवी के बारे में पता चला और फिर हम नाकाबंदी के दौरान हमने उसे पकड़ लिया। उस गाड़ी में खून के निशान भी मिले, तो जाहिर सी बात है कि अपराध के लिए इसी गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता था और उस गाड़ी के सारे कागजात फर्जी थे। और फिर हम लोगों को उस फार्म हाउस के बारे में पता चला जहाँ ये गाड़ी खड़ी रहती थी और ये फार्म हाउस वीर का था। वहाँ पर एक अंडरग्राउंड कमरे में एक बच्चा मिला। बच्चे ने बताया कि उसे वहाँ पर एक बुढ़िया के बाल बेचने वाला आदमी लेकर आया और डीएनए जांच के दौरान ये भी पता चला कि श्याम और श्यामला भी उसी जगह पर रखे गए थे। वहाँ पर हमें एक फैट सूट भी मिला और दाढ़ी चिपकाने वाला एक गम भी मिला, लेकिन दाढ़ी वहाँ से गायब थी और बुढ़िया के बाल के खूब सारे पैकेट भी मिले। और जिसका वो फार्म हाउस था वो 80 साल के बूढ़े थे और उन्होंने ये फार्म हाउस अपने भतीजे के नाम किया था और वो भतीजा है वीर सिंह। लेकिन जिस जगह से बच्चा मिला उस जगह से वीर के उंगलियों के निशान नहीं मिले। और फिर ऑटोप्सी डॉक्टर बताते हैं कि दोनों बच्चों का मरने से पहले भी दुष्कर्म किया गया और मरने के बाद भी, और बच्चों को गला घोंटकर मारा गया और एक बच्चे का जबड़ा इस तरह से लॉक होया था कि जिस तरह उसने किसी चीज को बहुत जोर से काटने की कोशिश की हो। उसने किसी चीज को इस तरह से काटा था कि उसने अपनी जवान को भी काट लिया था। और उस बच्चे की बॉडी के अंदर कुछ टिश्यू भी मिले हैं जो उस अपराधी के हो सकते हैं। अमित बताते हैं कि जब अपराधी को पकड़ा गया तो वीर के हाथ में चोट के निशान भी मिले हैं और ये इस तरह के निशान थे कि जिस तरह किसी ने उसे काटा हो। लेकिन वही सिद्धार्थ बताता है कि उसे ये घाव क्रिकेट बॉल खेलते वक्त लगी है। और फिर फॉरेंसिक रिपोर्ट के दौरान ये भी पता चलता है कि वीर के डीएनए उस फार्म हाउस में भी मिले हैं। लेकिन सिद्धार्थ कहता है कि यदि वीर के डीएनए फार्म हाउस में मिले हैं तो उस गाड़ी में क्यों नहीं मिले जिस गाड़ी में उन दो बच्चों की डेड बॉडीज थी। और फार्म हाउस में डीएनए होना आम बात है क्योंकि वो फार्म हाउस वीर का ही था। उसका आना जाना वहाँ बना रहता था। वो कुछ दिनों के बाद फार्म हाउस में जाता था और फिर वहाँ पर यशपाल नाम के एक आदमी को बुलाया जाता है जो सिक्योरिटी फोर्सेस में उसका दोस्त हुआ करता था। वीर बताता है कि हम कश्मीर में पोस्टेड थे और फिर वीर इंटेलिजेंस की अंडर कवर में काम करने लगा। एक ऑपरेशन में मुझे गोली लग गई थी और ठीक होने के बाद वीर ने मुझे अपने साथ ले लिया और तब वीर का नाम था रंजीत। मैं एक पत्रकार था और मैं उसका फोटोग्राफर था। वीर एक हत्यारा है, वेश बदलने में एक नंबर का चालाक है। ये अपने मकसद को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। हम लोग एक व्यापारी को ट्रैक कर रहे थे जो कि आतंकी गतिविधियों में शामिल था। तभी हमें उस व्यापारी की एक कमजोरी पता चली और वो थे उसके बच्चे। वीर ने उसे बातें उगलवाने के लिए उसे बच्चों का लालच दिया और फिर हमें पता चला कि एक दिन पुलिस ने उस व्यापारी को पकड़ लिया है और उसके घर के पीछे से 2 बच्चों की लाश मिली। वो व्यापारी बहुत ज्यादा रोया गिड़गिड़ाया कि उन बच्चों को लाने में मेरा नहीं वीर का हाथ था, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिला और वीर ने मेरे सीनियर्स को अपना इल्जाम मुझ पर डाल दिया कि इन सब में मेरा हाथ था, इसलिए मुझे इस्तीफा देना पड़ा। सिद्धार्थ उसे कहता है कि आपकी कहानी झूठी भी हो सकती है। मुझे आपकी बातों से लगता है कि आप वीर को पसंद नहीं करते, शायद आपकी कोई आपसी रंजिश हो। यशपाल इस बात से भड़क जाता है और चीखने चिल्लाने लग जाता है। फिर पुलिस उसे पकड़कर वहाँ से ले जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सिद्धार्थ वीर को बताता है कि टिश्यू के सैंपल की रिपोर्ट्स आ गई हैं और वो डीएनए सैंपल तुमसे मैच करते हैं, लेकिन मैं इस रिपोर्ट को झुठलाने की कोशिश करूंगा। और फिर वीर को फिर से दादा शाह के आदमी तंग करते हैं। वीर गुस्से से एक नुकीली चीज लेकर दादा शाह की आंख फोड़ देता है और फिर दादा शाह के आदमी वीर को बहुत ज्यादा मारते पीटते हैं और फिर तुरंत ही वीर को एडमिट कर दिया जाता है। सिद्धार्थ जब उसे देखने आता है तो वो देखता है कि वीर की बहुत ज्यादा हालत खराब थी। जैसा आप फैसला करते हैं कि जब तक वीर ठीक नहीं हो जाता तब तक इस केस को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। और फिर यहाँ से हमें कहानी 3 महीने बाद दिखाई जाती है, जहाँ सिद्धार्थ को पता चलता है कि वीर अब अलग तरह से बिहेवियर करने लगा है।
डॉक्टर उसे बताते हैं कि वो शारीरिक रूप से तो बिल्कुल ठीक हो चुका है, लेकिन वो मानसिक रूप से सही होना ही नहीं चाहता। उसे अपना नाम भी नहीं याद और अजीब अजीब सी हरकतें करता है। वो एक दिन नर्स से नील क्लिपर मांगता है जिससे नेल सेट किए जाते हैं, और शाम को मैंने देखा कि उसके नेल्स एकदम सेट हैं, बिल्कुल लड़कियों की तरह, और उसकी चाल में एक अलग ही बदलाव आ चुका है। उसकी चाल एक नजाकत भरी थी। और फिर उसे एक दिन सब कुछ याद आ गया। उसने कहा, मुझे सब कुछ याद आ गया। उसने अपना नाम चारू रैना बताया। सिद्धार्थ गुस्से से वीर के पास आता है और कहता है, ये सब नाटक करने का कोई फायदा नहीं है। इतनी आसानी से 2 बच्चों का खून माफ नहीं होगा। ये केस तभी जीता जाएगा जब तुम ठीक होकर कोर्ट में जाओगे, इसलिए मेरे सामने तो ये नाटक मत करो। वीर एक औरत की तरह बात करके सिद्धार्थ को पहचानने से इनकार कर देता है। यहाँ अमित और सिद्धार्थ जज के पास आते हैं। अमित कहता है, ये सब सिद्धार्थ की चाल है वीर को बचाने की, और अब वीर शारीरिक रूप से बिल्कुल ठीक हो चुका था, इसलिए उसे फिर से जेल भेज दिया जाता है। लेकिन वो वहाँ वीर नहीं बल्कि चारू रैना बन रहा था, और वही लड़कियों वाली नजाकत दिखा रहा था। और दादा शाह यहाँ उसके वापस आने का इंतजार कर रहा था। और फिर वीर को दादा शाह की तरफ से उसे बहुत ज्यादा परेशान किया जाता है, और फिर वीर को अदालत में पेश किया जाता है। उसे देखकर सब लोग यही कह रहे थे कि ये नाटक कर रहा है। अमित चारू को वीर कहकर बुलाता है, जो कि उसे पसंद नहीं आता। वो गुस्से से अपना सिर टेबल में मारने लग जाता है और कहता है, मैं चारू हूँ। और फिर जज दोनों लॉयर को अपने पास बुलाते हैं। सिद्धार्थ कहता है, वीर की दिमागी हालत ठीक नहीं है। भला कोई जानबूझकर एक औरत क्यों बनेगा, वो भी जेल में, जहाँ उसके साथ जबरदस्ती की जा रही है। आप इसे मिस ट्रायल घोषित कर दीजिए और वीर पर लगे हुए सारे इल्जाम खारिज कर दीजिए, क्योंकि जो आदमी आपके सामने था वो मेरा क्लाइंट तो बिल्कुल नहीं था। वो बस उसकी तरह दिखता है, और जब तक वो वापस नहीं आ जाता तब तक हम इस केस को आगे नहीं बढ़ाएंगे। जैसा आप कहते हैं कि पहले तो हम ये पता करेंगे कि आपका मुवक्किल गायब है या गायब होने का नाटक कर रहा है। अब सिद्धार्थ भी बहुत ज्यादा परेशान था कि जब तक वो वीर का केस जीत नहीं जाता तब तक उसे राज्यसभा की सीट नहीं मिलेगी, और वो वीर को लेकर बहुत ज्यादा परेशान था। अगले दिन एक साइकेट्रिस्ट बुलाया जाता है। वो बताते हैं कि शायद वीर को डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, जिसके अंदर इंसान के अंदर एक से ज्यादा पर्सनैलिटी आ जाती हैं। मतलब उसके अंदर वीर की जगह कोई दूसरा इंसान भी मौजूद है। और फिर डॉक्टर वीर से बात करते हैं। वो बताती है कि उसकी उम्र 32 साल है। वो कश्मीर में अपने बच्चे और पति के साथ रहती थी। और फिर डॉक्टर पूछते हैं कि हम आपके पति से कांटेक्ट कैसे करेंगे। वीर यानी कि चारू अपने पति का नंबर भी बताती है, और हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि वो नंबर लग भी जाता है। जैसा हम उससे पूछते हैं कि आप क्या चारू के पति बोल रहे हैं, वो कहते हैं, हाँ मैं विनोद रैना बोल रहा हूँ, लेकिन चारू मेरी पत्नी थी। वो कुछ साल पहले कश्मीर से भाग गई और अब मेरी दूसरी शादी हो चुकी है। सिद्धार्थ वीर से कहता है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो इससे मुझे पता चलता है कि तुम अंदर से बिल्कुल टूट चुके हो। और फिर अगले दिन चारू रैना के पति विनोद रैना को बुलाया जाता है। वो बताता है कि हमारी अरेंज मैरिज हुई थी। मैं चारू से 20 साल बड़ा था। वो बहुत ज्यादा सुंदर थी, इसलिए मैंने उससे शादी कर ली। हमारा एक बच्चा भी था, लेकिन चारू ने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं था। आज से 10 साल पहले वो कश्मीर से और मेरी जिंदगी से जा चुकी है। और फिर चारू को वहाँ पर बुलाया जाता है। चारू तुरंत ही विनोद को पहचान जाती है। चारू उससे जुड़ी बातें करने लग जाती है, इस तरह की बातें जो सिर्फ विनोद और चारू को ही पता थी। उसकी बातें सुनकर विनोद बहुत ज्यादा डर गया था और वो वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उसे ये यकीन कर पाना मुश्किल था कि चारू इस आदमी के अंदर आ चुकी है। और फिर चारू को हिप्नोटिज्म किया जाता है उसके अतीत के बारे में जानने के लिए। चारू बताती है कि जब मेरी शादी हुई मैं 20 साल की थी और मेरा पति बहुत ज्यादा बूढ़ा था। मैं उसे नफरत करती थी। जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो अपने आप को बहुत ज्यादा अकेला महसूस करती थी। एक दिन मैं घर के बाहर बैठी गाना गा रही थी, तभी मेरे सामने एक रंजीत नाम का आदमी आता है, जो कि मेरी मधुर आवाज सुनकर मेरा गाना सुनने लगा। अगले दिन वो फिर से आया। उसने मेरी और मेरे गाने की तारीफ की। मुझे उसकी तारीफ सुनकर अच्छा लगा और धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे को जानने लगे। शायद हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। इसी तरह एक दिन हम दोनों बैठे हुए थे।
तभी सामने हम दोनों को एक गरीब परिवार दिखाई दिया जो कि ठेला लगाते थे। रंजीत को उनको देखकर उनकी गरीबी पर तरस आ गया, तो मैंने रंजीत से कहा कि मैं इन्हें खाना और कपड़े दे दिया करूंगी। रंजीत ने बताया कि मेरा एक दोस्त है जिसका एक बोर्डिंग स्कूल है, अगर हम चाहें तो इन बच्चों को वहाँ दाखिला दिलवा सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं उनके माँ बाप से बात कर लूंगी। मैंने उन बच्चों के माँ बाप से बात की और फिर उन बच्चों को रंजीत के हाथ स्कूल भेज दिया। एक दिन मैं मार्केट गई थी, तभी मुझे एक घर में एक बच्चा दिखा और वो बच्चा बिना कपड़ों के था और वो घर रंजीत के दोस्त का था और वो बच्चा वही था जिसे रंजीत अपने साथ लेकर गया था। मैंने इस बारे में रंजीत से बात की। उसने मुझे बताया कि मैंने तुम्हारे सामने ही बच्चों को लेकर गया हूँ। मुझे रंजीत पर थोड़ा शक हो गया था, इसलिए मैंने स्कूल को चिट्ठी लिखी, लेकिन मेरी चिट्ठी वापस आ गई क्योंकि जो पता रंजीत ने बताया था वैसा कोई पता था ही नहीं। मैंने पुलिस को उन बच्चों के बारे में सब कुछ बताया, लेकिन मैंने रंजीत के बारे में पुलिस को नहीं बताया क्योंकि मैं रंजीत से शायद प्यार करने लग गई थी। और जब पुलिस ने उस बिजनेसमैन के घर पर छापा मारा तो वहाँ से उन 2 बच्चों की लाश मिली जिन बच्चों को रंजीत अपने साथ ले गया था। चारू रंजीत से कहती है कि मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी कि मैंने वो बच्चे तुम्हारे हवाले किए थे। रंजीत कहता है कि मेरा असली नाम वीर सिंह है, मैं एक अंडरकवर एजेंट हूँ और तुम्हारे कारण वो आदमी मेरे हाथों से निकल गया। यदि तुम पुलिस को ये बात नहीं बताती तो शायद हम उन 2 बच्चों के साथ कितने बच्चों को भी बचा लेते। और फिर रंजीत ने कहा कि तुमने मेरे बारे में तो नहीं बताया पुलिस को। मैंने कहा मैंने पुलिस को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया। फिर वीर ने मुझे गले से लगा लिया और उसने मेरी गर्दन मरोड़ दी और मैं मर गई। मतलब कि वीर के बारे में यशपाल ने अदालत में जो भी कहा था वो सब कुछ सच था। वो बिजनेसमैन आदमी, वो 2 बच्चों की डेड बॉडी, सब कुछ। वो अपने काम को अंजाम देने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था और चारू कश्मीर से भागी नहीं थी, बल्कि उसे वीर ने ही अपने हाथों से मार दिया था। अमित कहता है कि सब कुछ प्रूफ हो चुका है। बच्चे के मुंह में पाए गए डीएनए से पता चल चुका है कि मुलजिम कौन है और यदि आप अब भी फैसला नहीं करेंगे तो उन लोगों के साथ नाइंसाफी होगी जो कोर्ट में इंसाफ के लिए बैठे हैं और वीर सिंह को जो सजा सुनानी चाहिए वो नहीं सुनाई जा रही क्योंकि इस केस में एक चारू नाम का भद्दा ट्विस्ट आ गया है। डिफेंस ये चाहता है कि मुलजिम का जो ये नाटक है हम चुपचाप मान लें। आखिर मुलजिम ने वही रोल क्यों चुना जिस रोल को वो पहले से जानता था। वो तो चारू को अच्छी तरह से जानता था क्योंकि जिस औरत का ये नकाब पहनकर बैठे हैं वो औरत 10 साल पहले इनकी प्रेमिका थी। ये इस कहानी के हीरो भी यही हैं, हीरोइन भी यही हैं और इन्हें तो विलन कहना ज्यादा अच्छा होगा। हिप्नोसिस में इन्होंने ये कहा कि वीर ने देश की सेवा में चारू को मार डाला, मतलब एक ही तीर से मरने वाले भी हो गए और मारने वाले भी। ये सिर्फ केस को उलझाने की चाल है। ये जो सामने आदमी बैठा है ये एक बेरहम और हत्यारा है। मुलजिम को बच्चों के बलात्कार और उनके खून के इल्जाम पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वहीं सिद्धार्थ कहता है कि वीर ने कभी नहीं कहा कि ये इल्जाम उसने नहीं किए और उसने ऐसा क्यों कहा कि उसने चारू को खून किया है। आखिर वो चारू को खून का इल्जाम खुद अपने सिर पर क्यों लेगा। इसके 2 ही जवाब हो सकते हैं। एक तो वीर बिल्कुल बेवकूफ है जो कि वो है नहीं, और दूसरा कि वीर के अंदर वाकई कोई दूसरा इंसान मौजूद है। डॉक्टर कहते हैं कि यदि किसी इंसान को कोई बचपन में ट्रॉमा दिया गया हो तो वो मैकेनिज्म डेवलप करने लग जाते हैं और वीर को ये ट्रॉमा 3 साल की उम्र में लगा था जब उसकी माँ की मौत हो गई, और उसे दूसरा ट्रॉमा तब लगा जब उसे अपनी ड्यूटी के लिए चारू की जान लेनी पड़ी। जब वीर को गिरफ्तार किया गया उसे सबके सामने बुरा भला कहा गया और जेल में उसके साथ गलत किया गया। इस वजह से उसका दिमाग फिर गया और फिर उसने अपने बचाव के लिए एक ऐसी पर्सनैलिटी डेवलप कर ली जो उसे सबसे ज्यादा सेफ लगी। शायद उसके दिमाग को लगा हो कि चारू ही उसकी रक्षा कर सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि चारू की जान लेने के बाद वीर अपने आप को माफ न कर पाया हो तो उसने अपने आप के अंदर चारू को जन्म दिया। इसके लिए तो आप लोगों को खुश होना चाहिए कि जिस वीर के लिए आप फांसी की सजा मांग रहे हैं वो वीर तो मर चुका है। मैं अदालत से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस ट्रायल को मिस ट्रायल घोषित कर दिया जाए। जज साहब कहते हैं कि आज इस केस ने हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर गुनहगार कौन है, दिमाग या शरीर। शरीर तो एक यंत्र है, एक औजार है,
उसे चलाने वाला तो एक दिमाग है। शरीर वही करता है जो दिमाग उसे करवाता है, इसलिए हम इस शरीर को दोषी नहीं ठहरा सकते। जिस शरीर पर ये इल्जाम लगे हैं वो शरीर तो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन वो दिमाग यहाँ पर मौजूद नहीं है जिस दिमाग ने ये गुनाह कराया है। इसलिए मेरा ये फैसला है कि वीर को मानसिक चिकित्सा में भेजा जाए और उस पर कड़ी से कड़ी नजर रखी जाए। और इस बीच यदि वीर का असली व्यक्तित्व एक पल के लिए भी लौट आता है तो उसी वक्त उस पर श्याम और श्यामला के खून के इल्जाम लगा दिए जाएंगे, चाहे वो वीर के रूप में हो और चाहे वो चारू के रूप में। और फिर आखिर में हमें वीर की मुस्कान भरी नजरें दिखाई जाती हैं, जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिर वो वीर ही है जो चारू बनकर नाटक कर रहा है, ये सच में उसके अंदर चारू है। जज का फैसला ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वीर यहाँ पर मौजूद ही नहीं था, और लास्ट में जो वीर की आंखें दिखाई गई उससे साफ पता चल रहा था कि वीर नाटक कर रहा है ताकि उसे जेल न जाना पड़े। और ये सब काम वीर ने ही किए थे। उसे लत थी बच्चों के साथ गलत काम करने की, और वो गलत काम करके बच्चों को जान से मार देता था। वीर एक अंडरकवर एजेंट था और वो भेष बदलने में बहुत ज्यादा माहिर था, इसलिए उसके लिए ये आसान था अपने अंदर चारू को लाना और लोगों को बेवकूफ बनाना। और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।